हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम हमारे सिलेबस के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसे कि रीट 2021 में शामिल किया गया है। इससे पहले ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं था। इसके अतिरिक्त आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे जिनका हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ, वर्तमान शिक्षा जगत में प्रारंभिक शिक्षा के साथ बहुत गहरा संबंध है। कुछ ऐसे बदलावों की बात भी करेंगे आज हम, जो हमारे देश में आज़ादी के बाद से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में लगातार चले आ रहे हैं। कुछ ऐसे तथ्य, आंकड़े और कार्य योजनाओं की भी हम बात करेंगे आज, जिनका वर्तमान शिक्षा पद्धति के साथ, वर्तमान सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं के साथ बहुत गहरा संबंध है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम है सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल का मीन क्या है, एक बार हम सिंपल समझते हैं इस चीज को। सीखने के प्रतिफल को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। साथियों, सीखने के प्रतिफल को दो शब्दों से हम समझते हैं। पहला हो गया सीखना, दूसरा है इसके प्रतिफल। सीखने को लेकर हमने पीछे डिस्कशन किया था यूनिट 2 में, तब मैंने आपको शेयर किया था कि सीखना अधिगम होता है और अधिगम का मतलब होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन आना। बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, हो चाहे अनुभव के कारण हो, चाहे अभ्यास के कारण हो, चाहे अनुकरण के कारण हो, ऐसे परिवर्तन जो बालक के व्यवहार में दिखते हैं, हम सही मायने में उसे अधिगम कहते हैं, वही सीखना कहलाता है। क्योंकि असल में कई बार बालकों को कुछ चीजें रटवा दी जाती हैं और बालक उनको रट के तुरंत एग्जाम तो पास कर लेता है, परीक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब तो दे देता है, लेकिन शिक्षा का जो वास्तविक मायना है कि भाई शिक्षा जीवन में बालक को उस समय मदद करे, वहां उसकी सहायता करे जहां उसको आवश्यकता है, किसी नवीन परिस्थिति में, किसी नवीन चीज को समझने में, समायोजन में, अपने ज्ञान को विस्तार करने में, या फिर अपने विचारों को, भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने में, जहां उसको वास्तविक मायने में शिक्षा की आवश्यकता है, जहां उसको समस्या है, तब सीखा गया ज्ञान, उसका अधिगम वहां उसकी मदद करें, उसके व्यवहार में प्रकट हो, बाहर प्रदर्शित हो। सही मायने में वो शिक्षा है। केवल रटना और आंकड़े फीड करना शिक्षा नहीं कहलाता। तो क्योंकि प्रारंभ में जब शिक्षा को हम शुरुआत की बात करते हैं, तो सीखने का जो प्रारंभिक स्तर होता है, इसको स्मृति स्तर बोलते हैं। स्मृति स्तर पर ज्यादा जोर दिया जाता था, रटने पे जोर दिया जाता था, आंकड़ों, तथ्यों, सूचनाओं को बच्चे के मस्तिष्क में फीड करने पे जोर दिया जाता था। लेकिन साथियों, जैसे जैसे मनोविज्ञान का अध्ययन बढ़ा, बाल विकास का अध्ययन बढ़ा और एक बालक के बारे में हम लोगों ने जानना और समझना शुरू किया, तब हमें पता चला कि सीखने का एक अलग अपना सिस्टम होता है, सीखने की एक अलग अपनी प्रक्रिया होती है, और ये एक बालक में, स्वयं के मस्तिष्क में, स्वयं के द्वारा संरचित की जाती हैं। तो इस प्रक्रिया में एक बालक जब स्वतंत्र तरीके से अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ सीखता है, तो कहीं ना कहीं सीखने की प्रक्रिया को भी उस बालक के नेचर के हिसाब से, बालक के मस्तिष्क के सीखने की संरचना के हिसाब से संरचित किया जाए, उसको वापस से रीडिजाइन किया जाए, ताकि बालक को सीखने में आसानी हो। और जो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है कि वह उसके व्यवहार को बदले, उसके व्यवहार में झलके, उसके व्यवहार में प्रकट हो, ये कहीं हमें प्राप्त हो सके। तो साथियों, इसी क्रम में कई सारे प्रयास हमारे देश में किए गए प्रारंभ से। अभी हम आगे बात करेंगे कौन कौन से प्रयास हुए हैं। इन सारे प्रयासों के दौरान कई सारी चीजें निकल के आई, कई सारे बदलाव प्रारंभिक शिक्षा में किए गए, कई सारी नई सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को लागू किया गया शिक्षा के क्षेत्र में। इन सारे कदमों में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हमारे देश में रहा है प्रारंभिक शिक्षा के मामले में और माध्यमिक शिक्षा के मामले में। वो ये है कि सीखने को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, सीखने को बालक के व्यवहार में वास्तविक रूप से प्रदर्शित करवाने के लिए, शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सीखने के प्रतिफल तैयार किए गए, डिजाइन किए गए एनसीईआरटी न्यू दिल्ली के द्वारा। साथियों, सीखने के प्रतिफल का मतलब आप समझिए एक बार। सीखना, मैंने बताया आपको कि सीखना बालक के व्यवहार में परिवर्तन आना है। तो सीखने की प्रक्रिया के बाद जो रिजल्ट आने हैं, सीखने की प्रक्रिया के जो परिणाम आने हैं, जो रिजल्ट आने हैं, उन सीखने की प्रक्रिया के, सीखने के परिणामों को, रिजल्ट्स को ही सीखने के प्रतिफल कहा जाता है। आउटकम्स, किसके आउटकम्स? लर्निंग की आउटकम्स। लर्निंग एक प्रक्रिया है, सीखना एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जब बालक लगातार सीखता है, तो इस प्रक्रिया के बाद जो परिणाम आते हैं,
इन परिणामों को हम कह सकते हैं साथियों आउटकम्स या सीखने के प्रतिफल। ये जो परिणाम आते हैं क्या ये व्यवहार में स्थायी होते हैं? बिल्कुल व्यवहार में स्थायी होते हैं, बने रहते हैं। अस्थायी परिवर्तनों को हम सीखना नहीं कहते, हमने पीछे समझा भी था। तो यहाँ पर एक बात निकल कर आती है क्या कि एक बालक के सीखने की प्रक्रिया के दौरान हम बालक को सिखाते हैं तो क्या किसी विशेष प्रक्रिया को जो हमने सिखाने के लिए संचालित की है उस प्रक्रिया का कोई निश्चित व्यवहार में बदलाव आना चाहिए? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को कि कोई एक उद्देश्य को लेकर शिक्षक ने जो एक विशेष गतिविधि संचालित की, एक सीखने की प्रक्रिया संचालित की, किसी विषय वस्तु को लेकर कोई क्रियाकलाप गतिविधि बालकों के साथ कक्षा में की, क्या इसके द्वारा कोई विशेष व्यवहार में बदलाव बालक में आना चाहिए? अगर हाँ तो साथियों ये बदलाव क्या हो, कैसा हो, इस चीज को एक निश्चित दायरे में लाने की आवश्यकता थी, एक निश्चित फ्रेम में लाने की आवश्यकता थी कि वो क्या होगा, कैसा होगा, किस प्रकार बालक के व्यवहार में दिखेगा। एक शिक्षक कैसे पता लगाएगा कि मैंने इस उद्देश्य को लेकर यह गतिविधि की है तो इसका परिणाम जो बालक में मुझे दिख रहा है, बालक के व्यवहार में जो बदलाव आ रहा है, क्या सही मायने में यही बदलाव है, यही परिणाम है, यही होना चाहिए? इसको लेकर शिक्षक के पास एक मार्गदर्शक के रूप में, एक अपेक्षित व्यवहार के रूप में, अपेक्षित व्यवहार में दिखने वाले परिणामों के रूप में जो डॉक्यूमेंट बनाया गया उसे ही कहीं ना कहीं सीखने के प्रतिफल कहा जाता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसका मीन ये हो गया कि एक बालक को जिस उद्देश्य को लेकर सीखने की प्रक्रिया संचालित की गई है शिक्षक के द्वारा, उन उद्देश्यों की पूर्ति बालक के व्यवहार में प्रदर्शित हो रही है कि नहीं हो रही है तो किस प्रकार हो रही है, क्या ये सही हो रही है, बस इस चीज को जानने समझने के लिए शिक्षकों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, माता पिता के लिए और उन सभी व्यक्तियों के लिए जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए सीखने के प्रतिफल तैयार किए गए हैं। तो सिंपल क्या हुआ, एक बालक के व्यवहार में जो बदलाव आएंगे, किसके परिणाम स्वरूप? सीखने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बदलाव आएंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स को, बदलावों को, परिणामों को ही कहा जाता है साथियों सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। हम इनको शॉर्ट में LOC बोलते हैं, लर्निंग आउटकम्स। तो LOC जो हैं, इन LOCs को लेकर हम बात करेंगे। 2-3 चीजें मैं आपको शेयर कर दूं। पहली चीज मैंने आपको बताया कि LOC क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या है। दूसरी चीज, इन्हें क्यों बनाया गया, तो एक ही लाइन में आंसर होगा, बालकों में की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है बालक के व्यवहार में बदलाव आना। तो ये बदलाव कैसा होगा, क्या बदलाव होगा, किस तरीके का होगा, इसको एक निश्चित फॉर्मेट में बनाया गया, कुछ बिंदु में रखा गया, सेंटेंसेस में लिखा गया, एक बुकलेट के रूप में इसको प्रकाशित किया गया, शिक्षकों तक, विद्यालयों तक पहुंचाया गया ताकि उन्हें मदद मिल सके कि जो गतिविधियां बच्चों के साथ मैं कर रहा हूं, जो एक्टिविटीज बच्चों के साथ मेरी हो रही हैं, वो सही दिशा में है या नहीं है, मुझे कहां बदलाव करना है, किन चीजों को बदलना है। बस इसी उद्देश्य को लेके सीखने के प्रतिफलों को डिजाइन किया गया है साथियों। प्रारंभ में ये सीखने के प्रतिफल NCERT के द्वारा तैयार किए गए, उसके बाद राज्य सरकारों को पहुंचाए गए। राज्य सरकारों को पहुंचाने से पहले NCERT कि यहाँ जो भी कुछ इनोवेशंस होते हैं, नवाचार होते हैं, या सीखने सिखाने के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई पॉलिसीज आती हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए NCERT के पास पूरे देश में रीजनल इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं। इन रीजनल इंस्टीट्यूट्स में एक डिमो स्कूल होता है NCERT के पास। उस डिमो स्कूल में इन इनोवेशंस को वो अप्लाई करते हैं, बच्चों के साथ अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये जो इनोवेशन है, ये जो पॉलिसीज हैं, कुछ नवाचार हैं, ये बच्चों के ऊपर फ्रूटफुल है या नहीं है, इनका रिजल्ट्स कैसा बच्चों में आ रहा है। इन सारी चीज़ों को जांचने के लिए जो हमारा RI है, रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे देश में, NCERT के अंडर में सीधे संचालित होते हैं, वहाँ पे जो डिमो स्कूल्स हैं वहाँ पर इनको संचालित किया गया। जब वहाँ पर संचालित किया गया, बच्चों के साथ इनको लेकर काम किया गया, शिक्षक को लर्निंग आउटकम्स के साथ काम करने की सलाह दी गई, तो वहाँ पर रिजल्ट्स क्या निकल के आए कि ये सीखने के प्रतिफल बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल हैं, शिक्षक के लिए बहुत फ्रूटफुल हैं और इन्हें आगे विस्तारित किया जाना चाहिए। तो साथियों, इसके बाद पूरे देश में NCERT की ही समकक्ष एक इकाई होती है जो राज्य स्तर पे काम करती है, जिसको बोलते हैं SCERT,
मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में एससीईआरटी उदयपुर में है। तो एससीईआरटी को एनसीईआरटी से लर्निंग आउटकम्स के डॉक्यूमेंट प्राप्त होते हैं और एससीईआरटी इसको अपने स्टेट के संदर्भ में, अपने राज्य के संदर्भ में इसको पुनः संरचित करती हैं। क्यों पुनः संरचित करने की आवश्यकता हुई? क्योंकि हर राज्य का अपना अपना अलग सांस्कृतिक बैकग्राउंड होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, अलग अलग बच्चों का लेवल होता है, प्रारंभिक शिक्षा के सीखने सिखाने की गतिविधियों में भी काफी हद तक अंतर होता है। तो इन सारी चीजों को लेकर राज्य स्तर पर सीखने के प्रतिफल तैयार किए जाते हैं और हमारे यहाँ पर एससीईआरटी उदयपुर के द्वारा सीखने के प्रतिफल तैयार किए गए हैं। साथियों, ये सीखने के प्रतिफल 2 सेट्स में हैं। पहला सेट प्राथमिक शिक्षा के लिए है, जहां पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक है। दूसरा सेट 6 से लेकर 8 के लिए है, उच्च प्राथमिक स्तर पे। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा के लिए लर्निंग आउटकम्स वर्तमान में राजस्थान में लागू हैं 2017 से। 2017 से ये एक अनिवार्य कार्य है, अनिवार्य डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक को इन्हें काम में लेना होता है, इनके आधार पे काम करना होता है और इसके आधार पे शिक्षक को टेली करना होता है कि मैंने जो गतिविधि की है एक निश्चित उद्देश्य को लेकर बच्चों के साथ, वह किस प्रकार परिणाम के रूप में बालक के व्यवहार में आई है। अगर जिस तरीके से आनी चाहिए उसी तरीके से आ रही है, बालकों का व्यवहार वैसे ही बदल रहा है जैसे सीखने के प्रतिफल में उसको इंडिकेट किया गया है, तो फिर शिक्षक गतिविधि को आगे बढ़ाता है। उसको लगता है कि नहीं, जिस तरीके से सीखने के प्रतिफल में एक गतिविधि के द्वारा उसके व्यवहार में आने वाला बदलाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, तो शिक्षक उस गतिविधि को दोबारा संचालित करता है, कक्षों में कुछ आवश्यक बदलाव करता है और इस प्रकार आगे चलते हुए सीखने के प्रतिफलों को सुनिश्चित करता है। साथियों, आने वाले समय में माध्यमिक शिक्षा में भी राजस्थान में सीखने के प्रतिफलों को लागू करने की बात हो रही है। वर्तमान में कई राज्यों में और नेशनल लेवल पे सीखने के प्रतिफल उच्च माध्यमिक स्तर तक भी विद्यालयों में लागू हैं और शिक्षक इनको अपने सीखने की प्रक्रिया में सहायक के रूप में ले रहे हैं और इनके साथ सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक हमारा कॉमन डिस्कशन हुआ सीखने के प्रतिफल को लेके। आइए सीखने के प्रतिफलों से पहले हमारे देश में क्या क्या चीजें हुई, किस किस तरीके से हमारा देश आज़ादी के बाद किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आया जिनके द्वारा हम वर्तमान शिक्षा के संरचना तक, वर्तमान शिक्षा के जो वर्तमान शिक्षा संचालित हो रही है यहां तक पहुंचा है। इन सारी बातों को समझने के लिए एक बार मैं आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूं। साथियों, अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे डॉक्यूमेंट्स बने हैं, कई सारे आयोग बने हैं, कई सारी समितियां बनी हैं और वो सारे आयोग, समितियां, डॉक्यूमेंट्स लगातार सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और उच्च स्तर पर ले जाने की बात करते हैं, गुणवत्ता लाने की बात करते हैं। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हमारे देश में आया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1953-54, 1953-54 तथा दूसरा 1964-66। इन दोनों शिक्षा आयोगों में शिक्षा के लिए कई सारी सिफारिशें थी, उनको हमारे यहाँ की स्कूली शिक्षा में लागू किया गया, जिसके चलते काफ़ी सारे सुधार हुए। उसके बाद फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया साथियों हमारे देश में 1968 में, 1968 में। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968 की। यह प्रथम शिक्षा नीति भी कहलाती है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े परिवर्तन को लेकर यह पहला डॉक्यूमेंट था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 1968 में काफी कुछ बदलाव किए गए। उसके बाद फिर एक और शिक्षा नीति इसके बाद आई जिसका नाम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में पूरे देश में काफी बड़े बदलाव किए गए और जहां तक अब तक जितने बदलाव हुए थे प्रारंभ शिक्षा में, उनमें सबसे ज्यादा बदलाव यहां पर किए गए थे। साथियों, यहां पर एक बहुत बड़ा और परिवर्तन आया था 1986 में, जो पूरे देश में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। हर एक जिले में एक ऐसा विद्यालय खोलने की सिफारिश इस पॉलिसी में की गई थी जो वहां के प्रतिभाशाली बालकों के लिए होगा और वो नवोदय विद्यालय के रूप में फिर संचालित हुआ। आज पूरे देश में बहुत सारे नवोदय विद्यालय हैं, लगभग हर एक जिले में हैं। कुछ जिलों में 2 भी नवोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं जो ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने का काम करते हैं। साथियों, इसके बाद प्लान ऑफ एक्शन 1992 में लागू किया गया, जो 1986 की शिक्षा नीति के ऊपर यह पुनः समीक्षा थी। कुछ संशोधन थे, 1992 में इसको भी लागू किया गया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है हमारे देश में और वो है 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में 86वां संशोधन। ये 86वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2002 में यह आया था।
यहां पर हमारे देश में एक बड़ा बदलाव आता है और वो आता है कि बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? एक मौलिक अधिकार दिया गया बालकों को, और वो मौलिक अधिकार था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है पहले बच्चे के लिए मौलिक अधिकार नहीं था, फंडामेंटल राइट नहीं था। ये शिक्षा का अधिकार इस संविधान संशोधन के बाद दिया गया। इस संविधान संशोधन में कहा गया कि एक बालक को अपनी प्रारंभिक शिक्षा करने का मौलिक अधिकार है, और इस प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को कहीं भी कोई भी पूरा होने में बाधा बनता है तो न्यायपालिका उसकी मदद करेगी, क्योंकि अब ये संविधान का हिस्सा बन गया था। साथियों, इसके बाद बड़ा परिवर्तन आया 2002 में। इस 86th अमेंडमेंट के बाद कई सारे मिशन यहां पर चालू किए गए। जैसे डीपीपी एक प्रोजेक्ट पहले चल रहा था, उसको बड़े लेवल पे बदलाव करके सर्व शिक्षा अभियान SSA के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया, जो पूरे देश की स्कूली शिक्षा की बात करता था, स्कूली शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करता था। वो मिशन 5 साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन आगे उसको और बढ़ाया गया और आगे चल के उसके स्तर में भी चेंज किया गया। SSA सर्व शिक्षा अभियान जो है वो पहले प्रारंभिक शिक्षा के लिए था, 1 से लेकर 8 के लिए था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव करके इसको 9वीं और 10वीं के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए भी लागू किया गया, 11-12 के लिए लागू किया गया, जहां इसका नाम हो गया रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। आगे चल के इसी प्रोजेक्ट में और बड़ा बदलाव किया गया, और वर्तमान में साथियों यह प्रोजेक्ट समसा के नाम से संचालित है, समग्र शिक्षा अभियान। तो कहानी शुरू होती है इस अमेंडमेंट के बाद से, 2002 के बाद से। उसी दौरान SSA आया, फिर आपका रमसा आया, और रमसा के बाद समसा वर्तमान में चल रहा है। अभी जो वर्तमान में समसा है साथियों, समग्र माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये संपूर्ण शिक्षा के लिए जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की स्कूल शिक्षा है, इसके प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों को एक करते हुए वर्तमान में समग्र शिक्षा की बात करता है, जिसको स्कूली शिक्षा कहा जाता है। कुछ समय पहले प्राथमिक शिक्षा अलग थी, माध्यमिक शिक्षा अलग थी। प्राथमिक शिक्षा का निदेशालय अलग था, माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय अलग था। आज भी वहां प्रशासनिक रूप से अलग अलग कार्यालय हैं बीकानेर में, लेकिन अब ये संपूर्ण एक होकर स्कूल शिक्षा बन गया है। स्कूल शिक्षा की संरचना आ गई है। जब स्कूल शिक्षा की संरचना आ गई है तो प्रारंभिक और माध्यमिक अब अलग अलग नहीं रहे हैं, इन्हें कहा जाता है समग्र। और इस समग्र शिक्षा अभियान में संपूर्ण स्कूली शिक्षा को शामिल किया गया है। तो ये बड़ा बदलाव साथियों इस अमेंडमेंट की वजह से था। इस अमेंडमेंट में जो बच्चों को अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार, बच्चों को फंडामेंटल राइट दिया गया, इस फंडामेंटल राइट को पूरा करने के लिए कई सारे पहलू, कई सारे पक्ष जो बालक की प्रारंभिक शिक्षा से संबंध रखते हैं, इन सब के लिए कुछ चीजें तय करने थी, कुछ पैरामीटर्स तय करने थे। जैसे जो शिक्षक हैं उसका क्या दायित्व होगा, विद्यालयों का क्या दायित्व होगा, विभिन्न जो संगठन हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में इकाइयां बनी हुई हैं, पूरा जो सेनेरियो है शिक्षा को लेकर, इस पूरे सेनेरियो में, पूरे सिस्टम में, सभी कड़ियों में, सभी सोपानों में जितने भी लोग प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन सब के क्या दायित्व होने चाहिए, अगर उसके अनुसार वो काम नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा, इन सारी चीजों के लिए एक एक्ट लाया गया 1 अप्रैल 2010 को, जिसको हमने पीछे पढ़ा, उसका नाम था RTE 2009। साथियों, RTE 2009 जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, जहां पर एक बालक को अधिकार दिया गया कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा होने में कहीं भी कोई बाधा उत्पन्न करता है तो ये एक्ट उसको बाउंड करता है, उसको जेल का प्रावधान भी करता है। साथियों, इसी क्रम में अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम हमारे देश में उठाया गया, और वो है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। साथियों, NEP 2020 जो है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। जो अब तक हमारे देश में जितने आयोग बने थे, कमिटीज बनी थी, समितियां बनी थी, कैंपेन चले थे, मिशन चले थे, संविधान में संशोधन हुआ, RTE लाया गया, इन सारी चीजों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से शिक्षा को गुणवत्ता प्रदान की जाए, इन सारी चीजों को जो अब तक के परिवर्तनों का सार था, उन्हें किस तरीके से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान संदर्भ में पूरे देश के बच्चों के साथ लागू की जाए, कहां कहां कमियां रह गई, कहां कुछ गैप्स रह गए जिनको पूरा किया जाए। वर्तमान
वर्तमान दुनिया, जब पूरी दुनिया एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ रही है, धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। इस ग्लोबलाइजेशन के युग में, शिक्षा के वैश्वीकरण के युग में कौन सी करंट आवश्यकताएं हैं, वर्तमान नीड्स हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बड़े बदलाव किए गए हैं साथियों एनईपी 2020 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इन प्रावधानों को स्टेप बाय स्टेप हमारे देश में लागू भी किया जा रहा है। तो साथियों एक पूरी संरचना हुई आजादी के बाद से लेके वर्तमान 2020-21 तक शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से बदलाव आए, किस किस तरीके से इन्होंने शिक्षा को प्रभावित किया है। हमारे सिलेबस से रिलेवेंट यहां पर हमें किन चीजों को ध्यान रखना है, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो बदलाव हुए हैं उनको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथियों आगे चलें। इतने सारे बदलाव जो लगातार होते रहे हैं, उनके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमारे यहां पर बने हैं, कुछ दस्तावेज भी यहां पर बने हैं। साथियों दस्तावेज का मतलब होता है कि इमीडिएट स्कूल्स में क्या चेंज आने हैं, इमीडिएट सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या चेंज आने हैं। जब उन चीजों को लिखित डेस्क्रिप्टिव बोर्ड में बताया जाता है, सुझाव दिए जाते हैं, बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, तो वो कहलाते हैं डॉक्यूमेंट्स। कुछ कमिटीज इनको तैयार करती हैं, कुछ आयोग इनको तैयार करते हैं। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले 1975 में 1975 में 10 वर्षीय स्कूली शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम बनाया गया था, जो पहला पाठ्यक्रम था। उसके बाद कुछ चेंजेस हुए और प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 1988 बनाया गया साथियों। उसके बाद फिर और आगे बढ़ा और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 बनाया गया। और उसके बाद आया हमारा एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। हमने इसको पीछे के सेशंस में पढ़ा भी है। एनसीएफ 2005 अब तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए थे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स में की गई सिफारिशों को परिष्कृत करते हुए, संशोधित करते हुए, जहां गैप्स थे, कमियां थी, कुछ चीजें छूट गई थी, उनको शामिल करते हुए, तथा अब तक 2005 तक बालक के बारे में जो मनोविज्ञान में अध्ययन किया गया था, उन अध्ययनों पर बालक का वास्तविक स्वरूप कैसा है, बालक के सीखने की प्रक्रिया कैसा है, बालक का नेचर कैसा है, इन सारी चीजों को समझते हुए यहां पर चीजों को शामिल किया गया है साथियों। तो दो चीजें हमने देखी। हम अंत में यहां पर आ रहे हैं एनईपी 2020 में। इससे पहले बात करें आरटीई की, तो आरटीई 2009 जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, आरटीई 2009 जो प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण होने की बात करता है, उसी के साथ हमारा एनसीएफ 2005 जो उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सिफारिशें करता है, एक रोड मैप हमें बताता है, एक ब्लूप्रिंट हमें देता है कि प्रत्येक विषय में ये चीजें होनी चाहिए, प्रत्येक विषय का ये उद्देश्य है, इस तरीके से शिक्षण विधियां होनी चाहिए, भाषा का मतलब है। इन सारी चीजों को एक रूपरेखा के रूप में हमें दिया। तो साथियों इन दोनों चीजों के कारण, दोनों क्या, एक तो हमारा आरटी 2009, एक हमारा एनसीएफ 2005, इन दोनों के द्वारा निर्धारित बालक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में सीखने के प्रतिफलों की आवश्यकता महसूस हुई और इन सीखने के प्रतिफलों पर काम किया गया और एक डॉक्यूमेंट निकल कर आया जिसे हम कहते हैं सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। देखते हैं थोड़ा और विस्तार से। आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, जिसकी सुनिश्चितता है उस सीखने के प्रतिफल निर्धारित किए गए। किसकी सुनिश्चितता? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता के लिए 2-3 बातें ध्यान रखनी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहला बिंदु, उसकी सुनिश्चितता किसके लिए गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए? 6 से लेकर 14 वर्ष, क्योंकि ये आरटीई में सिर्फ इसी की सिफारिश है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे लर्निंग आउटकम्स की, तो माध्यमिक स्तर के लिए भी इनको बनाया गया है, लेकिन राजस्थान में आज भी माध्यमिक स्तर पे एलओसीज लागू नहीं है। आज भी ये एलओसीज आरटीई के संदर्भ में केवल कक्षा 1 से लेकर 8 के बालकों के लिए ही लागू है साथियों। बात करें एलओसीज की, तो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल, ये एक टाइटल है। क्या है? प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। शीर्षक दस्तावेज को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी न्यू दिल्ली द्वारा राज्य एवं जिला स्तर के हितधारकों के साथ मिलकर बनाया गया। 2 चीजें हैं, जिला, राज्य एवं जिला स्तर के हितधारकों के साथ मिलकर बनाया गया। हितधारकों का मतलब हो गया जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रारंभिक स्तर पर काम कर रहे हैं, जिन्हें इस
प्रक्रिया का, इस क्षेत्र का, बालकों के नेचर का, शैक्षिक बैकग्राउंड का, संस्कृतियों का, भाषाओं का, विभिन्न विविधताओं का ज्ञान है, नॉलेज है, उनके साथ मिलकर बनाया गया। अगर मैं इनके साथ की बात करूं साथियों, तो एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंसी है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को लेकर या किसी भी तरह के शिक्षा में नवाचारों को लेकर, ट्रेनिंग्स को लेकर, पॉलिसी मेकिंग्स को लेकर एक नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय स्तर पर। इस नोडल एजेंसी के बाद राज्य स्तर पर एससीईआरटीज होती हैं, स्टेट पे जो काम करती हैं, ये राज्य स्तर पे होती हैं। उसके बाद अगर और आगे बात करूं जिले स्तर पे, तो साथियों यहाँ पर डाइट्स होती हैं, डाइट्स। कुछ और भी इस तरह के संस्थान हैं जो बीच बीच में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कड़ियों पे काम करते हैं, लेकिन 3 मुख्य कड़ियां हैं। सबसे पहले ये राष्ट्रीय स्तर पर हो गई साथियों, ये एनसीईआरटी हो गई हमारी राष्ट्रीय स्तर पर। फिर हम बात करें एससीईआरटी की, तो ये हो गई राज्य स्तर पर। और फिर हम बात करें अगर डाइट्स की, तो डाइट्स हो गई हमारी एनसीईआरटी हो गया राष्ट्रीय स्तर पर, एससीईआरटी हो गया राज्य स्तर पर, और डाइट्स हो गया जिला स्तर पर। तो ये 3 इकाइयां हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं सीखने सिखाने के क्षेत्र में। तीनों ही ऐसे नोडल एजेंसीज हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। ये पाठ्यक्रम निर्माण का काम करते हैं, पाठ्यपुस्तकें बनाने, पाठ्यपुस्तकों के कंटेंट तैयार करने का काम करते हैं, विभिन्न ट्रेनिंग्स करवाते हैं, विभिन्न अनुसंधान और आपके रिसर्च जो होते हैं, रिसर्च को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। टीचर्स की गुणवत्ता बनाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता बनाने के लिए ये तीनों ही एजेंसीज 3 अलग अलग स्तरों पे काम करती हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर एनसीईआरटी के द्वारा जो दस्तावेज तैयार किया गया, यहाँ पर हितधारक कौन कौन है हमारे, एससीईआरटीज हैं हितधारक हमारा राज्य स्तर पर, और डाइट्स है हमारा हितधारक जिला स्तर पर। आगे चलें, राजस्थान में, जैसा कि मैंने कहा, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर एससीईआरटी के द्वारा राजस्थान राज्य के लिए सीखने के प्रतिफल तैयार किए गए हैं। एक बैकग्राउंड देख रहे हैं आप नीचे, ये एनसीईआरटी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था उसका मेन प्रेस का फोटो है नीचे का। आगे देखें, यह दस्तावेज शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों एवं शैक्षिक प्रशासकों के साथ साथ माता पिता के लिए भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीखने के प्रतिफल किस किस के लिए हैं, किस किस के लिए उपयोगी हैं, किस किस को उन्हें जानना और समझना चाहिए। तो सबसे पहला होगा शिक्षकों के लिए। अगर प्राथमिकता में पूछे सबसे ज्यादा उपयोगी किसके लिए हैं, तो साथियों वो होंगे शिक्षकों के लिए। सबसे ज्यादा उपयोगी शिक्षकों के लिए हैं, क्योंकि शिक्षक को ही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप से बालकों के साथ संचालित करना है। शिक्षक को ही देखकर तय करना है कि जिस उद्देश्य को लेकर मैंने प्रक्रिया को संचालित किया है वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, बालकों में अपेक्षित बदलाव आए या नहीं आए। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग देते हैं। डाइट्स आपका एससीईआरटी हैं जहां पर ट्रेनिंग करवाते हैं, एसटीसी की, बीएड की जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो है शिक्षक प्रशिक्षक। उसके अलावा शैक्षिक प्रशासक, विभिन्न सारे जो आपके डीओ हैं, बीओ हैं, डीडीओज होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, निदेशक होते हैं, संपूर्ण शिक्षा का जो सेनिरियो में जो उसमें प्रशासन पे है, उन सबके लिए भी सीखने के प्रतिफल एक आउटलाइन के रूप में है, मददगार होते हैं। ये दस्तावेज, इस दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाना। किसका क्या उद्देश्य है? सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाना। वह शिक्षकों को इस योग्य बनाना है ताकि शिक्षक बिना विलंब सभी विद्यार्थियों के सीखने के कौशलों को अधिक उपयुक्त रूप से सुनिश्चित करें और सुधारात्मक कदम उठाएं। महत्वपूर्ण बात यह है, सुधारात्मक कदम उठाएं। अगर शिक्षक को पता चल गया कि मेरी सीखने की प्रक्रिया में यह कमी रही है, बालक में अमुक व्यवहारगत परिवर्तन नहीं आया है, तो फिर वो एक नया स्टेप लेगा, इसी क्रिया को दोबारा संचालित करेगा या कुछ नया जोड़ेगा, ताकि बालक में सभी कौशल जो हैं, किससे कौशल हैं? संबंधित गतिविधि से, क्रिया से जो बनने वाले कौशल हैं, उद्देश्य को लेकर, उद्देश्य की पूर्ति को लेकर जो गतिविधि है वो कौशल बने कि नहीं बने, इसका पता लगाने के लिए आवश्यक होता है।
यह दस्तावेज दो प्रारूपों में निर्मित किया गया है। दो फॉर्मेट्स हैं इसके साथियों। पहला फॉर्मेट है संपूर्ण दस्तावेज। संपूर्ण दस्तावेज जो एक इंटीग्रेटेड बुकलेट के रूप में है, जिसमें पाठ्यक्रम संबंधी सीखने सिखाने की प्रक्रिया और कक्षा 1 से 8 के लिए सीखने के प्रतिफलों को सम्मिलित किया गया है। सभी सीखनों को 1 से लेकर 8 में है। दूसरा संक्षिप्त संस्करण, जिसमें प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय के केवल सीखने के प्रतिफल हैं। तो यहां तो सभी प्रतिफलों की बात हो रही है, ठीक है। इस में तो सभी प्रतिफलों की बात हो रही है। पहले वाले में तो संपूर्ण दस्तावेज है, दूसरे में केवल विषयों को लेकर बात हो रही है। तो दोनों ही दस्तावेज सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बहुत मददगार हैं। यहां मैंने शॉर्ट में लिखा लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल पठन सामग्री को रटकर याद करने पर आधारित मूल्यांकन से दूर हटाने के लिए बनाया गया है। मेन चीज है दूर हटाने के लिए। जो पहले की पद्धति थी वो क्या करती थी कि हमने एक टॉपिक को पढ़ाया, पाठ को पढ़ाया, बच्चों को क्वेश्चन आंसर आ गए, हमें लगा काम पूरा हो गया, सीखने की प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन यहां तक सीखने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। किसी किताब के पीछे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं केवल उन्हीं को बच्चा रट लेता है और आपको बता देता है, परीक्षा में लिख के नंबर प्राप्त कर लेता है। तो सीखने का उद्देश्य यहां पूरा नहीं होता है। सीखने का वास्तविक उद्देश्य है मेरे साथियों कि बालक जो है उसके व्यवहार में बदलाव आना चाहिए। तो इस सीखने के प्रतिफलों ने, लर्निंग आउटकम्स ने शिक्षक के इस उद्देश्य को, इस दायरे को थोड़ा सा बढ़ाया और उसको यह महसूस करवाया कि केवल प्रश्नों का उत्तर दे देना ही, परीक्षा में अंक प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बालकों के व्यवहार में बदलाव आना चाहिए। एलओसी में योग्यता आधारित मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। योग्यता रटने पर नहीं, बालक में वास्तव में क्या योग्यता हासिल की है उसको जांचा जाता है, उसको देखा जाता है, वही बालक का आधार होता है। एलओसी से शिक्षकों और पूरी व्यवस्था को यह समझाने में मदद की गई है कि बच्चे ज्ञान, कौशल और सामाजिक व्यक्तिगत गुणों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन के मामले में वर्ष के दौरान एक विशेष कक्षा में क्या हासिल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हासिल करेंगे। शिक्षक को पता होगा इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से कि मैं जब बच्चों के साथ काम कर रहा हूं तो मेरे बच्चों में ज्ञान में, नॉलेज में क्या क्या बदलाव आने चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स बच्चों में नजर आने चाहिए, सामाजिक व्यवहार जो है अन्य बालकों के साथ जो है वो कैसे बदलना चाहिए, व्यक्तिगत गुण बालक में कैसे बनने चाहिए और उसका एटीट्यूड जो है, दृष्टिकोण वो कैसा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है दृष्टिकोण। अगर बालक ने केवल आपके द्वारा निर्धारित प्रश्नों के उत्तर दे दिए, पूरे नंबर ले लिए, हमें केवल उस एक चीज से दृष्टिकोण का पता नहीं चलेगा। बालक में गुण जो बने हैं व्यक्तिगत, उनका पता नहीं चलेगा। सामाजिक परिवेश में क्या चीजें उनका पता नहीं चलेगा। उनका पता चलेगा बालक के व्यवहार में आने वाले बदलावों से। ये बदलाव एक वर्ष में बालक में कितने आए, कितना उसने हासिल किया, इन चीजों को जानने में एलओसी हमारी मदद करता है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे चलें। एलओसी ज्ञान और कौशल में परिपूर्ण ऐसे कथन हैं जिन्हें बच्चों को एक विशेष कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक प्राप्त करने की आवश्यकता है। कथन का मतलब क्या है? स्टेटमेंट्स हैं, छोटे छोटे कथन हैं जिस माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के साथ इनको जोड़ा गया है। और ये क्या करते हैं, पाठ्यक्रम के अंत तक, या तो मान लीजिए कक्षा की जो वार्षिक परीक्षा हो रही है वहां तक, या फिर सिलेबस पूरा होने तक, पाठ्यक्रम का सिलेबस पूरा होने तक प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो शिक्षक ये तय करेगा कि मैंने मेरे विषय का सिलेबस पूरा करवा दिया, सिलेबस तो पूरा हो गया, लेकिन बालकों में अमुक परिवर्तन आए या नहीं आए, इसको कैसे पता चलेगा शिक्षक को? इन कथनों के माध्यम से प्रत्येक विषय के साथ जो निर्धारित किए हैं शिक्षक इस बात को तय कर पाएगा। और यह अधिगम संवर्धन की उन शिक्षण शास्त्रीय विधियों से समर्थित हैं जिनका क्रियान्वयन शिक्षकों द्वारा कराने की आवश्यकता है। संवर्धन का मतलब होता है गुणवत्ता प्रदान करना और अच्छी क्वालिटी पर लेकर जाना। किसको? शिक्षण को। उन शिक्षण शास्त्रीय विधियों से समर्थित हैं, पेडागोजिकल ऐसी विधियां। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर ये जो सीखने के प्रतिफल हैं जो बालक के व्यवहार में बदलाव लाएंगे, ये केवल रिजल्ट्स की ही बात नहीं करते हैं। रिजल्ट्स के साथ, बालक के व्यवहार के साथ, बालक के व्यवहार में आने वाले बदलावों के साथ ये बदलाव कैसे लाने हैं उन तरीकों की भी बात करते हैं, शिक्षण विधियों की भी बात करते हैं। कैसी शिक्षण विधियां? ऐसी शिक्षण विधियां, ऐसे तरीके, ऐसी गतिविधियां, ऐसे टेक्निक्स जो निर्धारित लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने में शिक्षक की मदद करेगी, उनकी भी ये लर्निंग आउटकम्स बात करते हैं साथियों। ये जो सीखने के प्रतिफल हैं, मैंने रिसेंटली कहा 2017-18 से राजस्थान के संदर्भ में 2017-18 से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के सीखने के स्तर से संबंधित विशेष रूप से निर्धारित मानदंडों को
ये क्या है, एक मानदंड भी है, पैरामीटर्स हैं। अब नियमों में सम्मिलित किया गया है जिनका क्रियान्वयन अनिवार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो शिक्षक को सिर्फ यही था कि कोई बात नहीं, मेरा उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं ये मुझे जानना है, लेकिन अब इनको प्राप्त करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि ये 2017-18 के बाद राजस्थान के संदर्भ में ये नियम बन गया है। यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भाई लर्निंग आउटकम्स को राजस्थान में कब से अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है, कब से लर्निंग आउटकम्स प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में नियम का हिस्सा बन गए हैं। तो ये आपका आंसर होगा 2017-18 का एकेडमिक सेशन। सीखने के प्रतिफलों पर आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, ये नासा है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ठीक है, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभिक स्तर की सभी कक्षाओं में किया गया है। देखो क्या होता है, किसी भी देश को अपने यहाँ की शिक्षा का स्तर जानने के लिए वहां क्या बदलाव करना है, पॉलिसीज में क्या चीजें चेंज करनी है, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शिक्षा का सर्वे करना होता है। तो साथियों हमारे देश में NAS नेशनल अचीवमेंट टेस्ट के नाम से सर्वे होते रहे हैं, जहां हम प्रारंभिक शिक्षा के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर उनका सर्वे करते हैं, कि एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं डाइट के माध्यम से, SCRT के माध्यम से ये सर्वे होता है, जहां पर एक टेस्ट पेपर बन के आता है। उस टेस्ट पेपर को बच्चों से पर्टिकुलर कक्षा में, पर्टिकुलर समय में, पर्टिकुलर चीजों के साथ कंडक्ट करवाया जाता है। उसमें बच्चों की जो उपलब्धियां हैं, बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर विश्लेषण करके यह तय किया जाता है कि हमारे यहां पर शिक्षा का स्तर क्या है। तो वो होता है NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे। विभिन्न विषयों में अधिगम न्यूनता की पहचान इस सर्वेक्षण द्वारा की जाएगी और राज्य शैक्षिक अनुसंधान द्वारा SCRT और राज्य शिक्षा विभागों के अधिकारियों के साथ परामर्श कर इन उपयुक्त समाधानों पर समाधान भी प्रदान किए जाएंगे। जो आपका NAS मैंने समझाया, नेशनल अचीवमेंट सर्वे को एक बार संचालित करने के बाद यहां से जो रिजल्ट निकलते हैं, कहां बाधाएं हैं, कहां चीजों को और जोड़ा जाना है, इन सबके लिए उपयुक्त समाधान भी प्रदान किए जाते हैं। किसमें? NAS सर्वे में। इन सबका संबंध किससे? आपके सीखने के प्रतिफलों के साथ में है। ये जो NAS सर्वे है, यह जिला, राज्य, राष्ट्र एवं विश्व स्तर पर संस्थाओं को विभिन्न उपलब्धि सर्वेक्षण कराने में और नीति निर्देशन को बेहतर बनाने हेतु व्यवस्था की दुरुस्तता का आकलन करने में सहायक होता है। कोई भी देश अपने यहां सीखने सिखाने की नीति कैसे बनाएगा, किस तरीके से नियम बनाएगा, क्या बदलाव करना है, व्यवस्था को कहां ठीक करना है, कहां दुरुस्त करना है, तब तक इस चीज का उसको पता नहीं चलेगा जब तक कोई राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे नहीं होगा। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे इन सब का आधार है। इन सब के आधार पर नीतियां तय होती हैं, सारी चीजें निर्धारित की जाती हैं। इसे कार्यरत शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के साथ साझा किया गया। उनके सुझावों को यथोचित स्थान पर सम्मिलित भी किया गया है। ये सीखने के प्रतिफलों के साथ हमारे नेशनल अचीवमेंट सर्वे के संदर्भ में है। सीखने के प्रतिफल निर्देशात्मक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। निर्देशात्मक नहीं है, मतलब ये निर्देश नहीं देता है कि आपको ये करना है, और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें प्रासंगिक बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्हें में कुछ बदलाव भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो लाइन लिख दी है, जो मापदंड तय कर दिया है SCERT या NCERT ने, वो एज इट इज वर्ड टू वर्ड फॉलो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। निर्देश डायरेक्ट निर्देश नहीं है, कथन है, स्टेटमेंट है, बातें हैं, प्रस्ताव है, मापदंड है, जो शिक्षक उनको व्यवहार में देखेगा, व्यवहार में उनको महसूस करेगा। तो ये है साथियों। तो पहला बिंदु निर्देशात्मक नहीं है, ये सहयोगात्मक है, सुधार के लिए है, प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए है, गुणवत्ता प्रदान करने के लिए है, व्यवहार में प्रदर्शित चीजों को देख पाने के लिए है। इन्हें प्रासंगिक का मतलब होता है कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जो लगता है कि नहीं, ये व्यवहार में बच्चे के साथ इस लेवल में, इस उम्र में या मेरे स्कूल में ऐसा होना थोड़ा संभव नहीं है, तो उन्हें थोड़ा आंशिक बदलाव भी किया जा सकता है। तो साथियों ये हमने काफी कुछ जाना आपका लर्निंग आउटकम्स के बारे में, सीखने के प्रतिफलों के बारे में। अब थोड़ा सा हम इसके बेसिक आवश्यकता की ओर चलते हैं कि ये दस्तावेज क्यों, व्हाई दिस डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट क्यों लाया गया, आपका LOC जो है दस्तावेज क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या आवश्यकताएं थी, क्यों ये सब बदलाव लाया गया पूरे देश में। देखिए, विगत 3 दशकों में सभी के लिए शिक्षा, EFA, ये होता है हमारा एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण
कदम है हमारे देश के लिए। अब तो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आ गए हैं, लेकिन कुछ वर्षों पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे यहां पर स्थितियां विपरीत थी। तब स्थितियां ये थी दोस्तों कि उस समय प्रत्येक बालक को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये परम आवश्यकता थी। तो शिक्षा सभी के लिए हो, कैसी हो, गुणवत्ता कैसी हो, ये गौण था, प्राथमिक था कि भाई प्रारंभिक शिक्षा सबको तो मिले, जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, लाड़ मेकाले से प्रभावित है, जो भी है जैसी, लेकिन एक बार सबको तो मिले, सबको मिले, उसके बाद फिर हम गुणवत्ता पे काम करेंगे। तो दोनों चीजें साथ में चली, सबको मिलने पे प्रयास हुए और गुणवत्ता पर भी काम हुआ। लेकिन गुणवत्ता का काम गौण था, सबको मिलने का प्रयास प्राथमिकता पे था। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हमने लक्ष्यों को हासिल करना शुरू किया, पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा सबको मिलने लगी। अब हमने इन चीजों को बदल दिया है। वर्तमान में गुणवत्ता हो गई है प्राथमिक और सबको दिया जाना हो गया है गौण। क्योंकि सबको दिया जाने के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल के लिए हमारे यहाँ पर कई सारे कैंपेन चल रहे हैं वर्षों से, जिनके परिणाम स्वरूप आज लगभग हर बालक को प्रारंभिक शिक्षा मिल रही है। तो अब वर्तमान में हमारा काम क्या बचा? केवल गुणवत्ता प्रदान करने के लिए, क्वालिटी बनाने के लिए। आप कभी देखेंगे SSA जो हमारे देश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए सबसे पहला राष्ट्रीय लेवल का कैंपेन था, अभियान था, उसकी कोटेशन थी UEE, यूनिवर्सलाइजेशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इस उद्देश्य को लेकर शुरू किया गया था। तो वही है आपका EFA। पर साहित्य ने शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया है। इस पर नामांकन क्या आवश्यकता थी? पहले नामांकन हो, नामांकन है वो बच्चे ठहरे रुके रहें, तो ठहराव और उपलब्धि की दृष्टि से विचार किया गया। किसमें? EFA में। तो ये एक परम आवश्यकता थी प्रारंभ में। इसके अतिरिक्त शिक्षण विद्यार्थियों की वांछनीय विशेषताओं, सीखने की प्रक्रिया, शैक्षिक सुविधाओं, सीखने सिखाने की सामग्री, विषय सामग्री, प्रशासन और प्रबंधन तथा सीखने के प्रतिफलों को भी सम्मिलित किया गया। तो ये सारी चीजें, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए और ये गुणवत्तापूर्ण भी होनी चाहिए। इसके लिए क्या क्या हो? ये सारी चीजें हो, प्रबंधन भी वहां पर हो, शिक्षकों की व्यवस्था भी वहां पर हो, संपूर्ण प्रक्रिया में भी सुधार किया जाए और एक पैरामीटर दिया जाए बच्चों को, शिक्षकों को, संपूर्ण व्यक्तियों को जो जुड़े हुए हैं कि इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। यह परम आवश्यकता थी। सर्व शिक्षा अभियान, मैंने कहा SSA सर्व जिक्र किया, सर्व शिक्षा अभियान तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में। रमसा की बात करेंगे वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए नहीं है, SSA है प्रारंभिक शिक्षा के लिए, के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत रूप से ध्यान केंद्रित किया गया लगातार। ये तो था ही प्रारंभिक शिक्षा के लिए। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर किए गए विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षण इसी दिशा में की गई पहल है। इसके अतिरिक्त शाला एवं सामुदायिक स्तर के विभिन्न साझेदार भी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने आपको रिसेंटली कहा कि हमारा उद्देश्य था पहले सब बच्चों तक शिक्षा पहुंचे, फिर ये जो शिक्षा पहुंच रही है इसमें गुणवत्ता है, क्वालिटी आए। इस गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए, सबके पास शिक्षा पहुंचने के लिए, बच्चों का जो फंडामेंटल राइट है उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास करती रही है। इसके लिए सरकारी प्रयास भी हैं, विभिन्न संस्थाएं, NGOs, कई सारी ऐसी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो शिक्षा में काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर पूरा का पूरा सब मिलके मूल अधिकार जो बच्चों का है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का, उसके लिए काम कर रहे हैं तथा उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, इसके लिए भी काम लगातार किया जा रहा है। ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट GMR 2015 के अनुसार भारत सहित अन्य विकासशील देशों में शिक्षा तक पहुंच में प्रभावी सुधार हुआ है। हालांकि गुणवत्ता अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। ये जो हमारा ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट है साथियों, GMR 2015, इसके सर्वे से पूरे देश में हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का क्या स्तर है उसको हम जांच सकते हैं, हमें पता लग सकता है और हम कहां तक सुधार करेंगे इसका भी हमें एक पैरामीटर मिल सकता है साथियों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न ऐसे लगातार सर्वे होते रहे हैं, जैसे NS मैंने बताया, और भी कई सारे सर्वे जो राष्ट्रीय स्तर पर सीखने की स्थिति को जांचते हैं। ग्लोबल लेवल पे भी सर्वे होते हैं जो पूरे दुनिया के सारे देशों की स्थितियों को जांचते हैं। उससे किसी भी देश को यह पता लगता है कि हमें और कहां सुधार करने की आवश्यकता है, हम बाकी अन्य देशों की तुलना में कहां स्टैंड कर रहे हैं।
अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो कोई खास बात नहीं, जो है ठीक है। अगर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो हमें और आगे बढ़ना है प्रारंभिक शिक्षा को लेकर, तथा जो देश टॉप लेवल पे है उनके यहाँ क्या पॉलिसीज हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर हमें मदद मिलती है, निर्देश मिलते हैं। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में जो सर्वे किए जाते हैं उनके द्वारा। ऐसा एक सर्वे है साथियों, असर, ASER। भारत में किए गए विभिन्न उपलब्धि सर्वेक्षणों जैसे असर ने विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों के बुनियादी कौशलों की उपलब्धि में व्यापक असमानताओं की जानकारी दी। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे जो हुआ था, सर्वे का नाम है हमारा, ए से हो गया एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। जो ASER है ये राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे करता है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे करके ये रिपोर्ट देता है कि किन विषयों में, किन कक्षाओं में, किस राज्य में कैसी स्थिति है बालकों की। उससे हमें एक आगे की रणनीति बनाने के लिए एक बेस मिल जाता है, डाटा मिल जाता है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रारंभिक वर्ष ASER 2019 जारी की गई। ध्यातव्य है कि पहली असर रिपोर्ट 2005 में प्रकाशित की गई थी। बाई दी आपसे पूछ ले एग्जाम में कि पहली असर रिपोर्ट कब हुई थी, तो पहली हुई थी 2005 में। उसके बाद फिर जो है लेटेस्ट हमारी 2019 में है। इस रिपोर्ट में देश भर के विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का नामांकन, क्या क्या हुआ, नामांकन एवं उनकी सीखने की क्षमताओं का जिला स्तर पर जिला स्तरीय आंकड़ा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। असर रिपोर्ट 2019 को 4 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किया गया है। तो 4 से लेकर 8 वर्ष जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक नहीं कहेंगे, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को नामांकन की क्या स्थिति है, उनके सीखने का क्या स्तर है, इसको लेके असर रिपोर्ट 2019 में जो सर्वे हुआ, इसने जो रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट प्रत्येक राज्य की जिला स्तर पे आंकड़े बताती हैं कि अमुक जिले में ये स्थिति है बच्चों के 4 से लेकर 8 वर्ष में नामांकन को लेकर तथा सीखने के स्तरों को लेकर। तो इस रिपोर्ट के आधार पर जो इस रिपोर्ट में जो आंकड़े, तथ्य, स्थितियां हैं वो हमें एक निर्देश देती हैं आगे शिक्षा के ऊपर काम करने के लिए। इस प्रतिवेदन में बच्चों के पठन स्तर और गणितीय कौशलों में गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट में क्या था? पठन कौशल, मतलब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, बच्चों को किताब पढ़ना नहीं आ रहा था। जो गणित के बेसिक कौशल हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वहां भी तुलनात्मक जैसे होने चाहिए वैसे बच्चों की स्थितियां नहीं थी, जो कि वर्तमान में चिंता का प्रमुख विषय था। अगर बच्चों को किताब पढ़ना ही नहीं आ रहा है तो चिंता का विषय होगा। जो बेसिक संरचनाएं हैं गणित की वो भी नहीं है तो भी चिंता का विषय होगा। इस चिंता के मद्देनजर जिस स्तर से गुणवत्ता को सीखने के प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें सभी के द्वारा प्राप्त किया जाना है, खासकर पठन, पहली चीज। दूसरी, गणितीय योग्यता और बुनियादी जीवन कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखो यहां से ध्यान रखने की बात क्या है कि जो असर रिपोर्ट 2019 थी, 4 से लेकर 8 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे करके जिलेवार जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उन आंकड़ों में 2 जगह कमियां पाई गई। पहली कमी कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे किताबों को। दूसरी कमी, जो गणित की प्रारंभिक संकल्पनाएं हैं वो भी बच्चे नहीं कर पा रहे थे। तो इस आधार पर सीखने के प्रतिफल जो थे उसमें इन चीजों को जोड़ा गया, शामिल किया गया। क्या? पहली चीज कि सीखने के प्रतिफल सभी बच्चों के लिए होंगे, इसमें अन्य चीजें तो होंगी ही सही, लेकिन मुख्य रूप से क्या शामिल किया जाएगा? नंबर 1, पठन, खासकर पठन, कि बच्चों को पढ़ना तो आना ही चाहिए, पढ़ना तो आना ही चाहिए। दूसरा, गणितीय योग्यता। नंबर 2, कि बच्चों में जो बेसिक नॉलेज है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये उनको आना चाहिए। उसके अलावा बुनियादी जीवन कौशल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बुनियादी जीवन कौशल का मतलब हो गया कि एक बच्चे को बेसिक जीवन जीने के लिए सामान्य समस्याओं का समाधान कैसे करना, उसको लेकर कुशलताएं उसमें आनी चाहिए। ये सब बच्चे में होगा। ये सब तय किया गया हमारे सीखने के प्रतिफल के साथ, LOC के साथ। क्यों हुआ ये? जो असर रिपोर्ट 2019 थी उसके आधार पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हुई। आगे चलें। 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के एक मुख्य लक्ष्य के रूप में बुनियादी अधिगम, सीखना और साथ ही गुणवत्ता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के नियमित आकलन पर जोर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछ सकता है कि नियमित आकलन जिसको हम बोलते हैं CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये जो नियमित आकलन है ये CCE है। ये नियमित आकलन होना चाहिए। जब नियमित आकलन को 12वीं पंचवर्षीय योजना में महत्व दिया गया
तब जाके कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर सीसी और SIQ की प्रक्रियाएं इसके संदर्भ में शुरू की गई। यह सतत विकास के लिए लक्ष्य तथा GMR 2015 की सिफारिशों भी के अनुरूप भी हैं। इस प्रकार से क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के मूल्यांकन के माध्यम से गुणवत्ता पर नजर बनाए रखना आवश्यक है। अब तक हमने कई सारी रिपोर्ट्स को देखा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी, कई सारे सर्वेस को देखा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए, राष्ट्रीय स्तर पर किए गए, राज्य स्तर पर किए गए। उन सबके परिणामों से, उन सबके द्वारा सुझाए गए सुझावों से, उन सबके द्वारा दिए गए तथ्य, जानकारी और आंकड़ों से यह बात निकल कर आई कि बच्चों की गुणवत्ता अनिवार्य है और उस गुणवत्ता को बनाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए सीखने के प्रतिफल एक बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। इनका अनिवार्य रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होना जरूरी है, इनकी पालना होना जरूरी है। तब जाकर कहीं ना कहीं जो कमियां हम लोगों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या उससे नीचे के सर्वेस में पाई हैं उन्हें दूर किया जा सकता है और उस क्षेत्र में जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, उनको प्राप्त किया, उनको मिटाया जा सकता है। साथियों, बात करते हैं दस्तावेज के संबंध में। जो डॉक्यूमेंट है NCA, अब आपका सीखने के प्रतिफल, इस दस्तावेज में क्या क्या चीजें हैं इसका थोड़ा परिचय लेते हैं। प्रस्तुत दस्तावेज में प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल में सभी विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। तो जो दो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे पीछे, एक तो प्रारंभिकता सभी विषयों की बात करता है, दूसरा प्रत्येक विषय की अलग अलग बात करता है। तो सभी विषयों के लिए सीखने के प्रतिफल बनाए गए हैं। पहली बात ये, आपसे पूछा जाए किन विषयों के हैं, तो सभी विषय, जो विषय कक्षों में संचालित है प्रारंभिक शिक्षा में, उन सबके लिए सीखने के प्रतिफल LOCs बनाए गए हैं। यह दस्तावेज सभी साझेदारों, विशेषकर माता पिता, संरक्षक, शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन समिति और समुदाय के सदस्यों के लिए बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी आपको बताया था। सबसे ज्यादा आवश्यकता किसके लिए है? शिक्षक के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पहलू आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा? शिक्षक। उसके बाद बात करें तो माता पिता और संरक्षक, क्योंकि ये बच्चा किसका है? माता पिता का है, संरक्षक का है। उनको भी तो बदलाव दिखना चाहिए, उनको भी तो उनके बच्चे के व्यवहार में चेंज दिखना चाहिए। ये चेंज क्या होगा, किस विषय में क्या होगा, किस लेवल पे क्या होगा, किस पाठ के पढ़ाने से क्या होगा, इसका उन्हें नहीं पता। तो सीखने के प्रतिफल उनको मदद करेगा कि 5वीं क्लास के हिंदी के बच्चे में कविता सीखने के दौरान यह बदलाव आना चाहिए। बच्चा जब कोई यात्रा वृत्तांत पढ़ रहा है स्कूल में, तो यात्रा वृत्तांत पाठ पढ़ने के बाद, उसको सीखने समझने के बाद बालक के व्यवहार में अमुक बदलाव आना चाहिए। माता पिता को इसके लिए कौन बता रहा है? ये सीखने के प्रतिफल उनको बता रहे हैं। शिक्षक के लिए तो है ही सही। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC होती है प्रारंभिक स्तर पर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। RTE में ये मेंशन है कि हर स्कूल में एक SMC बनाई जाएगी। वो SMC बच्चों की गुणवत्ता पर भी नजर रखेगी तथा समस्त संसाधनों के का उपयोग करना है, कैसे करना है, इन सारी बातों को लेकर SMC वहां की एक मॉनिटरिंग एजेंसी होगी। संगठनात्मक स्वरूप के साथ मिलकर विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। तो SMC को भी मदद मिलती है लर्निंग आउटकम्स के माध्यम से कि एक बालक में क्या बदलाव आने चाहिए, किस विषय में, किस कक्षा में, किस स्तर पर। दस्तावेज की कुछ खास विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है साहब, संपूर्ण दस्तावेज को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए यथा संभव सरल भाषा प्रयोग की गई है। लैंग्वेज सिंपल है। क्यों है? क्योंकि शिक्षार्थियों के अलावा माता पिता के लिए भी ये डॉक्यूमेंट है, SMC के लिए भी डॉक्यूमेंट है। तो जो भी इसको काम में लेगा उसको भाषा आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए लैंग्वेज इसकी सरल बनाई गई है। पाठ्यचर्या के प्रत्येक विषय के अंतर्गत विषय की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी की गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विषय की प्रकृति। अभी तक हमारे कई शिक्षकों को, अभिभावकों को और सीखने के क्षेत्र में काम करने वालों को यह भी नहीं पता कि कौन सा विषय क्यों पढ़ाया जा रहा है, उस विषय की प्रकृति क्या है। जब तक किसी भी विषय को क्यों पढ़ाया जा रहा है इस प्रश्न का उत्तर उनके पास में नहीं होगा, तब तक उस विषय की प्रकृति वो नहीं समझेंगे। और जब तक विषय की प्रकृति नहीं समझेंगे तो किस तरीके से उसको पढ़ाया जाना है, इस विषय के पढ़ाने से बालकों के व्यवहार में क्या बदलाव आने हैं, इन चीजों को समझ पाना और ये व्यवहार में ला पाना बड़ा मुश्किल सा विषय है साथियों। इसीलिए इन डॉक्यूमेंट में विषय की प्रकृति को भी शामिल किया गया है। इसके बाद पाठ्यचर्या अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं का मतलब बच्चों से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, जो एक प्रकार से वे दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। दीर्घकालिक का मतलब पूरे एक एकेडमिक ईयर में, एक
क्रम पाठ्यचर्या पूरा होने तक जिन्हें विद्यार्थियों को एक समय अंतराल में अर्जित करना है, इसलिए ये चरणानुसार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रत्येक सीखने का प्रतिफल चरणबद्ध है कि पहले पार्ट में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, फिर पहले पार्ट में भी ये गतिविधि है, ये कंटेंट है, इसके लिए ये सीखने का प्रतिफल हो गया। तो दीर्घकालिक बदलावों पर आधारित है, चरणानुसार बने हुए हैं, एक निश्चित समय अंतराल पर इनको निर्धारित किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं सीखने के प्रतिफलों के साथ। कक्षावार परिभाषित सीखने के प्रतिफल प्रक्रिया आधारित हैं, एक्टिविटी बेस्ड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्टिविटी बेस्ड का मतलब हो गया साहब कि एक्टिविटी बेस्ड का मतलब हो गया कि सीखने के दौरान शिक्षक किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक्टिविटी बेस्ड है। मैं आपसे कह रहा था कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई गतिविधि संचालित करता है, एक्टिविटी करता है, कक्षा में जाकर क्रियाकलाप बनाता है। उस एक्टिविटी पर, क्रियाकलाप पर क्या बदलाव आने चाहिए, उसके क्या प्रतिफल होने चाहिए, क्या आउटकम्स होने चाहिए, ये है हमारे सीखने के प्रतिफल। इसलिए कहा है गतिविधि आधारित। और आजकल भाई ABL है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को सुनिश्चित करने के लिए सीखने के प्रतिफल गतिविधि आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये प्रतिफल एक प्रकार से जांच बिंदु हैं, चेक पॉइंट्स हैं। किसके चेक पॉइंट्स? शिक्षक चेक करेगा कि मेरे बच्चे में इतना चलने के बाद, इतना सिखाने के बाद ये बदलाव आया या नहीं आया। जो गुणवत्ता एवं मात्रात्मक रूप से मापे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेजरेबल है। मेजरेबल कैसे? ऐसा नहीं कि तोल लिया और नाप लिया, नहीं, ऐसा नहीं। मेजरेबल का मतलब बालक के व्यवहार में दिख रहे हैं, तो इन्हें आसानी से मापा जा सकता है, बच्चों के व्यवहार में देखा जा सकता है। इसलिए गुणवत्ता या मात्रात्मक रूप से मापे जा सकते हैं। मात्रात्मक का मतलब हो गया आपने बच्चों का कोई टेस्ट ले लिया, उस टेस्ट में जो अंक आए बच्चों को, ये अंक यहां पर मात्रा की बात करते हैं। किसके संदर्भ में? बच्चों के सीखने के व्यवहारों के संदर्भ में। बच्चों से कोई गतिविधि आपने करवाई, उस गतिविधि में अंक दे देते, मात्रात्मक हो गया। और आपने वहां अंक नहीं दिए, केवल उनकी क्वालिटी को देखा, तो वो गुणात्मक हो गया। यह प्रतिफल बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए अपेक्षित संपूर्ण सीखने के अनुसार बच्चों की प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संपूर्ण विकास के लिए, किसी एक विषय के लिए, एक कंटेंट के लिए नहीं बने हैं, संपूर्ण विकास के लिए हैं। और अपेक्षित संपूर्ण सीखने, देखो इंटीग्रेशन की बात करता है, समग्र की बात करता है, संपूर्ण की बात करता है। बच्चों की प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं कि बच्चे ने संपूर्ण ऑल ओवर किस किस तरीके से सीखा है, क्या क्या बदलाव बच्चे के व्यवहार में आए हैं। तो संपूर्णता की बात करता है, समग्रता की बात करता है। और आप याद करो, पीछे हम पढ़ रहे थे जब बालक का विकास, तो मैंने कहा था कि बालक के विकास के जो आयाम हैं साथियों, ये आयाम सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित है, अंतर निर्भर है, साथ में होता है। तो किसी भी बालक का विकास समग्र रूप से होता है, संपूर्ण रूप से होता है, अलग अलग टुकड़ों में नहीं होता। इसलिए ये समग्रता की बात करता है। पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के अनुसार सीखने के प्रतिफलों की उपलब्धि और समझ के लिए शिक्षकों की मदद हेतु प्रतिफलों के साथ साथ सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं भी सुझाई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा एक्टिविटी बेस्ड, तो गतिविधि क्या होनी चाहिए वो भी यहां पर सुझाई गई है। शिक्षक के लिए कितना आसान हो गया बताओ बच्चों को पढ़ाना। अब ये गतिविधि जो है इन्होंने सुझाई है, इस लर्निंग आउटकम्स के द्वारा सुझाई हुई गतिविधि को शिक्षक बच्चों के साथ संचालित करेगा। और इस गतिविधि के संचालन के बाद जो बच्चे में बदलाव आया, हम उसको कह देंगे सीखने का प्रतिफल। तो गतिविधि संचालित की, बच्चों के व्यवहार को देखा और उसमें बदलाव आ गया, तो इट्स ओके, हमने सीखने का प्रतिफल प्राप्त कर लिया है, अब आगे बढ़ सकते हैं। और अगर यहां नहीं आया बदलाव, हमें नजर नहीं आ रहा है, हम उसको मात्रात्मक या गुणात्मक नहीं माप पा रहे हैं, या मापने में उसकी उपलब्धियां थोड़ी कम है, तो हम दोबारा गतिविधि संचालित करेंगे, उसी गतिविधि को पुनः संचालित कर सकते हैं, उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। अगर मान लो ये गतिविधि थोड़ी उच्च स्तर की है तो हल्के स्तर पे कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार शिक्षक इन गतिविधियों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है कि जो रिजल्ट आना है, जो प्रतिफल आना है, जो आउटकम्स आना है, वो आ जाना चाहिए। संदर्भगत साधनों और सीखने के उपयुक्त प्रक्रियाओं के द्वारा शिक्षक एक समावेशी कक्षा में
विभिन्न क्षमताओं वाले बालकों की आवश्यकता के अनुरूप वैविध्यपूर्ण अवसर परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं और उन्हें बच्चों को उपलब्ध भी करा सकते हैं। समावेशी, इंक्लूसिव, मैंने पीछे डिस्कशन किया था समावेशी के बारे में। साथियों, समावेशी का मतलब होता है ऐसी सीखने सिखाने की प्रक्रिया जहां हर बच्चे के लिए सीखने के अवसर मौजूद हों, वहां किसी भी आधार पर, किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं हो, चाहे वो आधार तीव्र बुद्धि के आधार पे हो, मंद बुद्धि के आधार पर हो, विकलांगता के आधार पर हो, विशेष आवश्यकताओं के आधार पे हो, जाति, धर्म, समुदाय, अर्थ, इन सब के आधार पे हो। तो ये कोई भी मापदंड, कोई भी बाधाएं जो इन विभिन्नताओं को बनाती हैं, ये वहां पर नहीं होंगी। इन सबसे ऊपर उठ के, इन सबसे बाहर निकल के जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होगी उसे कहा जाएगा समावेशी शिक्षा, समावेशी गतिविधि, समावेशी कक्षा। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं ये समावेशी परिस्थितियों पर निर्धारित हैं, समावेशी परिस्थितियों को ये सुझाते हैं, समावेशी गतिविधियां बताते हैं, समावेशी प्रतिफल की बात करते हैं। उसके अलावा जो परिस्थितियां शिक्षक निर्माण कर रहा है वो वैविध्यपूर्ण, मतलब विभिन्न होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, एक जैसी नहीं हो, क्योंकि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हर बालक के सीखने का तरीका अलग होता है, हर बालक के सोचने समझने का नजरिया अलग होता है। इसलिए शिक्षक जो अवसर उपलब्ध करवा रहा है सीखने के, स्थितियां, परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है, इनमें विविधताएं होनी चाहिए ताकि हर बालक जो अलग अलग प्रकृति का है, अलग अलग रुचि का है, अलग अलग शैक्षिक स्तरों का है, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग संस्कृति से हैं, शारीरिक रूप से भी उसमें कोई विशेषता हो सकती है, वो विकलांग हो सकता है या विशेष आवश्यकता वाला हो सकता है, उसको अपने अनुसार सीखने के अवसर मिल सके, इसके लिए गतिविधियां निर्धारित की गई हमारे सीखने के प्रतिफलों में। सीखने सिखाने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। कौन सी प्रस्तावित है? विभिन्न गतिविधियों के साथ समावेशी आधार पर। यह प्रक्रिया एक प्रतिफल के साथ संयोजित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक्स गतिविधि करवाई और वाई प्रतिफल आना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कोई एक्स गतिविधि करवाई, उससे वाई प्रतिफल भी जुड़ा हुआ है, उससे जेड प्रतिफल भी जुड़ा हुआ है, इससे पहले जो है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। तो एक गतिविधि के साथ कई सीखने के प्रतिफल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई एक प्रक्रिया सीखने के अनेक प्रतिफलों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। अनेक प्रतिफलों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मदद कर सकती है। और वही सीखने के एक प्रतिफल को प्राप्त करने में एक से अधिक प्रक्रियाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। अतः इन्हें संपूर्णता में देखा जाना चाहिए। कैसे साहब? संपूर्णता में। हो सकता है कोई एक प्रतिफल ऐसा हो, एक बदलाव ऐसा हो, एक व्यवहार ऐसा हो जो एक ही गतिविधि से नहीं आए, तो हमें उस व्यवहार को लाने के लिए, उस प्रतिफल को हासिल करने के लिए अलग अलग तरह की गतिविधियां भी बच्चे के साथ संचालित करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, हमने एक गतिविधि बच्चे के साथ संचालित की, हो सकता है उस एक गतिविधि से 4-5 तरह के प्रतिफल हमें बच्चों के साथ मिल जाए, 4-5 तरह के व्यवहार बच्चों में बन जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक प्रतिफल एक गतिविधि के साथ लिंक्ड है, लेकिन प्रत्येक के साथ एक ही बदलाव हो या एक ही गतिविधि हो ऐसा जरूरी नहीं है साथियों। इसलिए संपूर्णता की बात करता है, समग्रता की बात करता है। और यह हो ही नहीं सकता क्योंकि एक बालक के साथ एक ही पक्ष में कभी विकास नहीं होता है, विकास समग्र रूप से होता है। इसलिए बातें भी समग्र होनी चाहिए। शिक्षक संसाधनों की उपलब्धता और स्थानीय संदर्भ के अनुसार प्रक्रियाओं को ज्यों का त्यों अपना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीजें हैं, देखो, संसाधनों की उपलब्धता का मतलब हो गया जिस स्कूल में शिक्षक काम कर रहा है वहां पर संसाधन कैसे हैं, जैसे जो उसने प्रक्रिया सुझाई है उस प्रक्रिया को सुझाने के लिए उपकरण है कि नहीं है, सहायक सामग्रियां हैं कि नहीं है, पर्याप्त कमरा है कि नहीं, संसाधन में बोर्ड, डस्टर, चौक वगैरह ये सब है कि नहीं है। हर जगह इनकी उपलब्धता अलग अलग होती है। किसी स्कूल में ये सब बहुत अच्छे और गुणवत्तापूर्ण होते हैं तो कहीं पर ये पर्याप्त भी नहीं होते हैं। तो उपलब्धता का मतलब हो गया शिक्षक जहां काम कर रहा है वहां जो भी उपलब्ध है वो। और स्थानीय संदर्भ, स्थानीय संदर्भ का मतलब हो गया साहब, अगर मैं बात करूं जैसलमेर के सम तहसील की और मैं बात करूं जयपुर के सिविल लाइंस की, दोनों जगह सरकारी स्कूलें हैं। दोनों सरकारी स्कूलों में सीखने के प्रतिफल एक जैसे सुझाए गए हैं, लेकिन सम तहसील जो बिल्कुल बहुत विपरीत परिस्थितियों में है, वहां के बच्चे, वहां का स्कूल, वहां का स्थानीय परिवेश बहुत विपरीत परिस्थितियों में है। जयपुर के सिविल लाइन का सरकारी स्कूल, उसकी तुलना में बहुत बड़ा अंतर है। तो क्या ये गतिविधियां, ये प्रतिफल दोनों बच्चों में एक जैसे, एक समय में एक ही तरीके से हासिल किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्थानीय संदर्भ अलग अलग है। तो शिक्षक को इसमें आजादी है
कि वो चाहे तो ज्यों का त्यों अपना लेवे, चाहे तो कुछ आंशिक बदलाव कर लेवे। किसके आधार पर? उसके पास जो संसाधन है उपलब्ध इनके आधार पर, तथा जो उसकी लोकेलिटी है जहां पर स्कूल है वहां की संस्कृति, बैकग्राउंड, शैक्षिक स्तर, उसके आधार पर ज्यों का त्यों अपना सकता है, परिवर्तन भी कर सकते हैं या अन्य प्रक्रियाओं को रच भी सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अन्य प्रक्रियाओं को रचने का मतलब हो गया शिक्षक को लगे कि नहीं भाई ये गतिविधि जो है ना बच्चों को सिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है, यहां पर ये बच्चे इसको रिलेवेंट नहीं करेंगे, तो वो नहीं बना सकता है, अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकता है। ठीक है, यह ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक पाठ्यचर्या विषय के में परिभाषित सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या विषयों की अंतः एवं आंतरिक जटिलताओं और अवस्थाओं के संदर्भ में आपस में वर्तुलाकार रूप से जुड़े हुए हैं। वर्तुलाकार हो गया साथियों स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब होता है, देखो मैं समझाता हूं पहले स्पाइरल क्या होता है। स्पाइरल का मतलब होता है इस तरीके से आगे चलना। अब यहां दो चीजें हैं, दो काम साथ में हो रहे हैं। देखो पहला काम तो क्या, ये यहां आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के साथ साथ यहां दो चीजें हो रही हैं। देखो वर्तुलाकार में आपको समझाता हूं वर्तुलाकार वास्तव में होता क्या है। देखिए यहां तो आगे बढ़ रही है गतिविधि, लेकिन यहां पर यह गतिविधि थोड़ी रुककर परिपक्वता प्राप्त कर रही है, यहां पर फिर से पीछे जा रही है, फिर वापस आगे बढ़ रही है, फिर परिपक्वता प्राप्त कर रही है, थोड़ी ठहरते हुए फिर आगे बढ़ रही है। तो वर्तुलाकार का मतलब हो गया कोई भी प्रक्रिया आगे चलती है, थोड़ी सी रुकती है, जो आगे चलकर उसने वृद्धि विकास प्राप्त किया उसमें परिपक्वता प्राप्त करती है, फिर थोड़ी बेक जाती है, फिर आगे चलती है, यह कहलाता है वर्तुलाकार। विकास के संदर्भ में चाहे मानसिक विकास की बात करें, चाहे शारीरिक विकास की बात करें, चाहे किसी पक्ष की बात करें, सीधा लंबवत कोई विकास बालक में नहीं होता। हमने सीखने के सिद्धांतों में पढ़ा था, विकास के सिद्धांतों में पढ़ा था कि जो बालक का विकास है वर्तुलाकार होता है, सीधा लंबवत नहीं होता है। वही बात यहां पर साथियों एक बार फिर से देखो, यह ध्यान रखा गया है कि क्या ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक पाठ्यचर्या विषय में परिभाषित सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या विषयों की अंतः एवं आंतरिक जटिलताओं और अवस्थाओं के संदर्भ में किस किस के चीज में, देखो पहली चीज पाठ्यचर्या की अंतः एक चीज, दूसरी आंतरिक जटिलताओं और अवस्था, तीन चीजें हैं। इन तीनों के संदर्भ में स्पाइरल होनी चाहिए। मतलब एक सीखने का जो प्रतिफल है वो पाठ्यचर्या को भी शामिल करें, विषय की प्रकृति जो उसके अंत में है उसको भी शामिल करें, आंतरिक जटिलताएं, हर विषय की अपनी अपनी जटिलताएं हैं, अपना अपना लेवल है, उसको भी शामिल करें और अवस्थाओं को भी शामिल करें। इन सारी चीजों को साथ में लेकर आगे बढ़े, इसलिए इसको कहा है वर्तुलाकार या स्पाइरल। कक्षावार अनुभागों को अलग अलग न देखा जाए, बच्चे के संपूर्ण विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्णतावादी परिप्रेक्ष्य मदद करेगा। समावेशन का संबंध सभी विद्यार्थियों के सीखने की प्रभावी और सुलभ करने से होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अलग अलग न देखा जाए, इसका मतलब हो गया अगर मैं कक्षा की बात करूं तो कक्षा 5 में और 6 में क्या फर्क है। हमने सिर्फ एक वर्ष को समय कैलेंडर के हिसाब से सीखने की प्रक्रिया में प्रदर्शित करने के लिए कक्षा बना दी है। सिंपल सी बात यह है, एक बालक जब 5 से 6 साल का होता है तो सीखने की गति लगातार चलती रहती है। बालक के मानसिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास में प्रत्यक्ष में कोई गैप नहीं होती कि 5 साल का कक्षा 5 का बच्चा है तो यह है 6 में आते अचानक ये बदलाव आ गया। अचानक कोई बदलाव बच्चे में नहीं आते हैं। जो बदलाव 5वीं क्लास के शुरू में है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और 5वीं क्लास के अंत तक जो होते हैं वो कक्षा 6 के प्रारंभ में भी नजर आते हैं। कक्षा 6 के अंत तक जो बदलाव होते हैं वो कक्षा 6 के अंत तक के बदलाव कक्षा 7 के प्रारंभ में भी नजर आते हैं। तो कक्षावार ये अलग अलग नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के साथ उच्च स्तर पर आगे बढ़ते हुए होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग किया जाना संभव नहीं है। सीखने के प्रतिफलों को कक्षा 4 में जो प्रतिफल मैंने बच्चे में देखे यही प्रतिफल कक्षा 5 में भी मुझे दिखेंगे बालक के व्यवहार में, लेकिन इसमें कुछ मुझे एड ऑन करना है, चीजों को जोड़ना है। तो मेरा काम क्या हुआ, जो कक्षा 4 में बच्चे में मैंने सीखने के प्रतिफल बनाए हैं, मुझे नजर आए हैं, मैंने देखे हैं, वो मुझे यहां दिखेंगे, प्लस मुझे कुछ नया और जोड़ना है। 4वीं और 5वीं में जो मैंने बनाए हैं वो मुझे 6ठी क्लास में नजर आएंगे, इसलिए इनको अलग अलग किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि ये चीजें लगातार संपूर्ण रूप में बालक में बनती हैं और एक बालक का संपूर्ण और समग्र विकास होता है, इसलिए अलग अलग इनको नहीं देखा जाए, समग्र या संपूर्णता के संदर्भ में ही देखा जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, सभी बालकों के लिए हो
समावेशन का मतलब सभी बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालक हैं उसमें भी संपूर्णता के संदर्भ में हो, कोई कम बुद्धि वाला बालक है उसके लिए भी संपूर्णता के संदर्भ में हो। देखो कम बुद्धि और प्रतिभाशाली शब्दों का मैं आपको समझा देता हूं, मैंने भी यहां इस्तेमाल किए हैं, कई बार आप भी सुनते हैं। लेकिन दुनिया का कोई बालक मंदबुद्धि नहीं होता, हर बालक में अपने विशेष तरह की बुद्धि होती है। हमने किसी एक संदर्भ में उसकी बुद्धि को जांचा, हमें लगा वहां पर वो संदर्भ नहीं, वहां पर हमें आउटकम नहीं मिला, हमारा मतलब मंद बुद्धि, ऐसा नहीं होता है। किसी एक क्षेत्र विशेष में कोई बालक कम परफॉर्मेंस करता हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह बालक सभी क्षेत्रों में कम परफॉर्मेंस करें, इसलिए हम उसको मंद बुद्धि या कम बुद्धि वाला नहीं कह सकते हैं। क्योंकि पता नहीं एक बालक जो गणित में बहुत कमजोर है, वही बालक आगे चल के आर्ट्स में जो ह्यूमैनिटी के विषय हैं वहां जाकर मेरिट में आता है। एक बालक जो हिस्ट्री में बहुत कमजोर हैं, यही बालक हो सकता है आगे चल के आईआईटी में चला जाए, मैथ्स में बहुत आगे चला जाए। तो किसी एक आधार पर बालक की बुद्धि को टाइटल देना ठीक नहीं होता। इसलिए सभी को समावेशित रूप से सभी संदर्भों के साथ समग्र रूप से बनाने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, हमने अब तक के सेशन में डिस्कशन किया सीखने के प्रतिफलों के बारे में। मैंने बहुत चीजों को खोल के समझाने की कोशिश की। जो डिस्कशन मेरा हुआ उस संदर्भ में दो बुकलेट जिनका मैंने पीछे डिस्कशन किया था, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये पहली बुकलेट है जो प्राथमिक सीखने के प्रतिफलों के लेके बनाई गई है। ये कक्षा 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए है और तैयार किसने की है? देखो, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के द्वारा SCRT के द्वारा इसको तैयार किया गया है। ये कक्षा 1 से लेके 5 के बच्चों के लिए है। ऐसी एक बुकलेट, एक को डॉक्यूमेंट कक्षा 6 से लेके 8 के लिए तैयार किया गया है। यही सीखने के प्रतिफल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन किताबों को ही सीखने का प्रतिफल कहा जाता है। इन किताबों में ही गतिविधियां सुझाई गई हैं, इन किताबों में ही, इन डॉक्यूमेंट्स में ही सीखने के आउटकम्स को दिखाया गया है। देखो किस तरीके से, आगे देखिए, ये इसका मेन प्रश्न है अंदर का। ये वो डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि सीखने के प्रतिफलों को राजस्थान में कब लागू किया गया। तो यहां आप जूम करके देखेंगे, आपको डेट दिख रही है 10/10/2017। अक्टूबर 2017 से सीखने के प्रतिफलों को राजस्थान में अनिवार्य बनाया गया है, कानून का हिस्सा बना दिया गया है कि ये अनिवार्य है, ये बच्चों में बदलाव के रूप में दिखने ही चाहिए। ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट का आदेश है, ऑर्डर क्रमांक है, जिसमें इनको अनिवार्य बनाया गया सीखने के प्रतिफलों को। अब आगे देखिए, आप इन बुकलेट्स में इस तरह से लिखा हुआ है सीखने के प्रतिफल में। देखो आप, मैंने कक्षा 5 के सभी विषयों के प्रतिफल यहां पर आपके सामने रखे हैं ताकि आप थोड़ा सा समझ सको और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को। ये कक्षा 5 की हिंदी के सीखने के प्रतिफल आपके सामने हैं। कक्षा 5 की हिंदी आप देख पा रहे हैं इस वाले पेज में। इस वाले में कक्षा 5 की इंग्लिश आप देख पा रहे हैं। आ जाओ हिंदी पे वापस। यहां पर पहला टाइटल है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। मतलब शिक्षक जो है जब बच्चों के साथ काम कर रहा होगा तो कौन कौन सी गतिविधियां शिक्षक बच्चों के साथ में करेगा, सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, अर्थात एक्टिविटी क्या होगी। तो एक तरफ है साहब एक्टिविटी, दूसरी तरफ की बात करें तो यहां है सीखने के प्रतिफल। तो ये हो गए रिजल्ट। क्या हो गए साहब? रिजल्ट हो गए, परिणाम हो गए। किसके परिणाम हो गए? इस गतिविधि के, इस प्रक्रिया के जो शिक्षक ने यहां पर की है, इनको हमने कह दिया साहब प्रतिफल। बात समझ में आ गई? मैं परिणाम कहूं, रिजल्ट कहूं, प्रतिफल कहूं, आउटकम्स कहूं, बात एक ही है। किसके परिणाम, किसके रिजल्ट, किसके आउटकम्स, इस प्रक्रिया के जो यहां पर सुझाई गई हैं। जैसे यहां पर फिर देखो नीचे क्या लिखा, सभी विद्यार्थी विभिन्न रूप से सक्षम बच्चों सहित जो व्यक्तिगत सामूहिक रूप से कार्य करने के अवसर और प्रोत्साहन दिया जाए ताकि उन्हें, मतलब सभी बच्चों के लिए समान है, ऐसा नहीं कि अलग अलग बनाई गई हैं। विभिन्न विषयों, स्थिति, घटनाओं, अनुभवों, कहानियों, कविताओं आदि को अपने अपने तरीके और अपनी भाषा में मौखिक, लिखित, सांकेतिक रूप से कहने, सुनाने, प्रश्न पूछने, टिप्पणी करने, अपनी राय देने की बच्चों में आजादी हो। ये है प्रक्रिया। इससे बच्चे में क्या बदलाव आएगा? देखो, सुनी अथवा पढ़ी हुई रचनाओं जैसे हास्य, साहसिक, सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानी, कविता आदि की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों और पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बच्चे बातचीत करने लग जाएं।
प्रश्न पूछने लग जाएं, अपनी स्वतंत्र टिप्पणी करने लग जाएं, अपनी बात के लिए तर्क देने लगें, निष्कर्ष निकालने लगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो हमारा विषय था, ये जो गतिविधि थी, इसका परिणाम आ गया है। तो ऐसे साथियों, ये गतिविधि है और ये इससे होने वाला लर्निंग आउटकम्स है। ये गतिविधि है, ये इससे होने वाला सीखने का प्रतिफल है। तो प्रत्येक गतिविधि के साथ सीखने का प्रतिफल साथ में लिखा गया है, जो सभी बच्चों के लिए है, समान रूप से है, बच्चों के व्यवहार में प्रदर्शित होगा, बच्चों के व्यवहार में शिक्षक को दिखाई देगा। ऐसे यहां देखिए आप इंग्लिश को लेकर है, इंग्लिश में ये सीखने की गतिविधि हो गई, इस गतिविधि का रिजल्ट या आउटकम्स क्या होगा, ये वाला। ऐसे प्रत्येक विषय के साथ देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कई सारी गतिविधियां हैं और इससे होने वाले कई सारे सीखने के प्रतिफल या परिणाम है साथियों। ऐसे ही आगे देखें तो ये आपका पर्यावरण विषय के सीखने के प्रतिफल है, ये आपके गणित विषय के सीखने के प्रतिफल हैं। इस प्रकार सभी विषयों के सीखने के प्रतिफलों को अलग अलग कक्षावार निर्धारित किया गया है, तैयार किया गया है, ताकि शिक्षक इनको देखें, समझें, बालकों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इन गतिविधियों को संचालित करें, संपादित करें। और जब ये गतिविधियां शिक्षक बच्चों के साथ संपादित कर रहा हो, बच्चों के साथ गतिविधियों को बना रहा हो, उस दौरान बालकों में इन बदलावों को देख सके, इन परिवर्तनों को देख सके कि मेरे बच्चे में ये परिवर्तन आए या नहीं आए। तो साथियों, ये हमारा डिस्कशन हुआ सीखने के प्रतिफल के बारे में। अब यहां से 2-3 चीजें आपको समझनी है। मैंने आज के सेशन में सीखने के प्रतिफलों को बहुत वाइड और बड़े लेवल पे समझाने की कोशिश की। क्योंकि इन दिनों जो एग्जाम्स हो रहे हैं, इन एग्जाम्स में वर्तमान में व्यवहार में कक्षों में क्या स्थितियां हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हमें शिक्षक बनने के बाद जाना तो कक्षों में ही है, काम तो बच्चों के साथ ही करना है। हमें यहाँ कितने अंक आए, कितनी हमारी नॉलेज है, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन बच्चों के बारे में हमारी कितनी समझ है, हम वास्तविक रूप से सही मायने में सीखने की प्रक्रियाओं को कितना समझते हैं, किस तरीके से उनको संचालित करेंगे, इस पर समझ होना एक शिक्षक का बहुत आवश्यक पहलू है। इसलिए वर्तमान परीक्षाओं में वहां से क्वेश्चन बनते हैं सीधे। तो मैंने शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर, शिक्षा की प्रक्रिया को लेकर, शिक्षा के नेचर को लेकर, प्रारंभिक शिक्षा में सारी चीजें कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे होनी चाहिए, क्या क्या चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं, क्या क्या इनके मापदंड हैं, इन सारी चीजों पर विस्तृत व्याख्या करने की कोशिश की है। तो यहां पर आपके 2 पहलू क्लियर होते हैं साथियों। पहला, सीखने के प्रतिफल तो आपका क्लियर हो ही गया, लेकिन सही मायने में कक्षों में, चाहे वो लेवल 1 की हो, चाहे लेवल 2 की हो, अर्थात संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कैसी होगी, इसको लेके भी मैंने एक आउटलाइन बनाने की कोशिश की आपके साथ में। तो मुझे लगता है कि ये जो डिस्कशन है हमारा आज का बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। सारी बातों को आप समझ पाए होंगे। ये बिंदु नया है, टॉपिक भी नया है हमारे सिलेबस में। तो क्वेश्चन यहां से जो पूछे जाने हैं, जैसा मेरा अनुमान है, समझ पर आधारित होंगे। तथ्यात्मक क्वेश्चन यहां से ज्यादा बनते नहीं हैं। आपको समझ होनी चाहिए कि सीखने के प्रतिफल वास्तव में है क्या चीज, इसी को लेके कोई क्वेश्चन यहां से बनेगा। क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली, ये निश्चित है। तो साथियों, आज हम हमारे इस सेशन का एक लास्ट सेशन कहेंगे, जहां पर हमने सीखने सिखाने को लेकर, एक बालक के संपूर्ण विकास को लेकर, अर्थात बालक के जीवन प्रारंभ करने से लेकर परिपक्व होने तक उसके व्यवहार में क्या क्या बदलाव आते हैं, किस किस तरीके से विभिन्न आयामों और पक्षों में वह विस्तृत और बड़ा होता है और संपूर्ण विकास को प्राप्त करता है, इन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया। आई होप कि ये सारा डिस्कशन जो हमने सारी क्लासेज में किया आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आप इन सारी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और एग्जाम में सिलेक्शन तो आप लेंगे ही सही, लेकिन आपके जीवन में ही बड़ा बदलाव आएगा। आप बच्चों के साथ गतिविधियों को ठीक से कर पाएंगे। कक्षों के अलावा परिवार में, घर में, जहां आपके छोटे बहन भाई हैं या किसी के अपने स्वयं के बच्चे हैं, परिवार में कोई भी बालक हैं जो इस आयु का है, जिससे लेकर हमने चर्चाएं की हैं सारे सेशंस में, उनके साथ भी आपकी समझ बहुत अच्छी बन पाएगी। तो मुझे लगता है कि समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छे संरक्षक के रूप में, अच्छे माता या पिता के रूप में, अच्छे बहन या भाई के रूप में, एक अच्छे शिक्षक के साथ साथ ये सारी चीजें आप में बन पाएंगी। इसी के साथ हम इस सेशन को बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट आपकी सफलता के लिए, आपका साथी आरपी सिंह।